नमस्कार, हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये देख लिया था कि वीवर्स किस प्रकार की प्रॉब्लम्स जो है वो फेस कर रहे थे, है ना। हमने देखा था कि किस प्रकार से जो पूरा का पूरा नेटवर्क था वो पूरा कोलैप्स कर दिया था अंग्रेज़ों ने, और किस तरीके से जो है सत्ता यानी कि जो गवर्नमेंट है उसको अपने कंट्रोल में करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है, जो पूरा का पूरा व्यापार है उसके ऊपर अपना कब्ज़ा जमाने की कोशिश की, और उन्होंने जो वीवर्स थे उनको भी अपने कंट्रोल में कर लिया। सारा का सारा जो वीवर्स जो भी कपड़ा प्रोड्यूस करेंगे वो भी हमारे पास आए, जो कॉटन है वो हमें सस्ते में मिल जाए, इस तरीके का पूरा उन्होंने सिस्टम क्रिएट कर दिया था, ठीक है। और धीरे धीरे वो हमारी जो क्या बोलते हैं गवर्नमेंट है, गवर्न करना शुरू कर दिया उन्होंने। व्यापार करने के बजाय हमारे ऊपर गवर्न करना शुरू कर दिया, और जब गवर्न करना शुरू कर दिया तो वो अपने हिसाब से सारे रूल्स रेगुलेशंस और जो भी टैक्सेस लगाना है वो सब वो अपने हिसाब से करने लग गए। अब और हमने गोमाश्ता के बारे में पढ़ा था कि वो कौन थे, ठीक है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ अगला टॉपिक है कि दिस क्रिएटेड मैनी प्रॉब्लम्स टू द वीवर्स। इसने यानी जो सिस्टम इन्होंने क्रिएट किया था अंग्रेज़ों ने, वो तो उनके स्वार्थ के लिए किया था, वो कोई इंडियंस के लिए थोड़ी ना किया था। अंग्रेज़ों ने जो भी कुछ सिस्टम क्रिएट किया वो खुद के फ़ायदे के लिए किया, करेक्ट। तो दिस क्रिएटेड मैनी प्रॉब्लम्स, ठीक है। व्हाट वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम? डिमांड फॉर कॉटन वाज इंक्रीजिंग, ठीक है। मैंने तुमको बताया कि अंग्रेज़ जो हैं उनको कॉटन बहुत चाहिए था, सो डिमांड बढ़ गई कॉटन की अचानक से। सो वीवर्स हैप्पीली टुक एडवांसेस। मैंने तुमको पिछली बार बताया था कि किस तरीके से जो वीवर्स थे वो, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा हुआ करता था, तो अपने हिसाब से कॉस्ट तय कर लेते थे। पहले अगर 50 में बेच रहे होते थे तो अब 100 में बेच रहे हैं, क्योंकि डिमांड है ना भाई, ठीक है। तो लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या सिस्टम बना दिया था? सिस्टम ऑफ एडवांसेस। हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था, है ना। देखो ऊपर भी लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो क्या करते थे अंग्रेज़ की एडवांसेस दे देते थे, ठीक है, कि तुम एडवांस में पैसा ले लो, फिर मेरे लिए कपड़े बना देना, जो वीविंग है वो कर देना, फिर मैं तुमसे ख़रीद लूँगा, ठीक है। तो ये एडवांसेस वाला सिस्टम जो है ये वीवर्स ने भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था, खुशी खुशी। क्यों खुशी खुशी? क्योंकि ज़्यादा कमाई होगी तो चुका देंगे, अपनी तो खूब कमाई होने वाली है भाई, अंग्रेज़ों को अपन बेचेंगे, व्यापारियों को खूब कमाई होगी, ऐसा सोचते थे, ठीक है। उनको लगता था हम बहुत कमाने लगेंगे, ठीक है, एडवांस हमें मिल जाएगा तो बढ़िया है, एडवांस में मिल रहा है भैया पैसा। बट दे हैड टू लीज आउट देयर स्मॉल लैंड्स टू गिव द लोन्स बैक। गिरवी रखना, अब देखो इसको तुम समझने की कोशिश करो, ठीक है। और वीविंग इन्वॉल्व ऑल द फैमिली मेम्बर्स टू वर्क। अब देखो ये क्या बोलना चाह रहा है, तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा शायद से। देखो क्या होता था कि एडवांस देना मतलब, मान लो कि मैं वीवर हूँ, ठीक है, मैं एक वीवर हूँ, ठीक है। अब तुम अंग्रेज़ हो मान लो, ठीक है। अब तुमने मुझे क्या दिया? मुझे मान लो 100 रुपये दिए, ठीक है। बोला ये तू 100 रुपये रख, ठीक है, आराम से मेरे को कपड़ा बना के देना, ठीक है। 1000 रुपये दिए मान लो, ठीक है। अब तुमने मुझे 1000 रुपये दिए हैं बनाने, मैं तो बड़ी खुश हूँ, वाह यार मेरे को पहले ही पैसे मिल गए, ठीक है। तो ये एक तरीके से लोन हो गया ना भाई, मेरे ऊपर कर्जा है 1000 रुपये का, है ना। तुमने तो मुझे फ्री में ही दिया है ना, अभी मैंने बना के थोड़ी नहीं दिया है तुमको कपड़ा। फिर मैं क्या करूँगी? मैं कपड़ा बनाऊँगी, फिर तुमको दे दूँगी, ठीक है। तो तुम मुझे ज़्यादा पैसे थोड़ी ना दोगे, क्योंकि तुम तो 1000 रुपये पहले से मुझे दे के रखा है, बराबर है। तो अंग्रेज़ क्या करते थे कि इसकी कीमत देते नहीं थे, ठीक ठीक कीमत कपड़े की, ठीक है। तो क्या होता था कि ये जो 1000 रुपये थे, ठीक है, लिए थे, इसको चुकाना पड़ता था इनको, समझ रहे हो। ये एक लोन ले लिया ना इनने, एक तरीके से कर्जा ले लिया कि भाई 1000 रुपये मुझे पहले दे दो, मैं बनाता हूँ, और फिर उनने बेचा कितने में? मान लो 800 में मैंने बेचा तुमको, ठीक है। तो भाई 200 रुपये तो मेरे तब भी जो है भरपाई तो नहीं हुई मेरी, क्योंकि तुम 800 के अलावा लेने को तैयार नहीं हो, मतलब 200 रुपये बकाया है ना मुझे तुमको देना। तो ऐसे कर्जा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। तो कर्ज बढ़ता था तो क्या करना पड़ता था भाई? पैसा तो कहीं ना कहीं से चाहिए ना। जो गरीब किसान होते हैं उनका क्या करना पड़ता है उनको, ठीक है, यही करना पड़ता है। वो बेचारे उगाते हैं,
खूब सारी खेती करते हैं और फिर वो अनाज जब बेच और खेती करने के लिए पैसा लगता है, तो पैसे के लिए क्या करते हैं, लोन लेते हैं। फिर जब उनके पास जो बेचते हैं अनाज उससे कम पैसा आता है तो लोन चुका नहीं पाते। यही हो रहा है इनके साथ। तो पैसा कैसे चुकाते हैं भाई, मेरे पास कुछ चीज़ है, अगर मान लो मेरे पास सोने की चेन है तो मैंने बेच दी, उससे 200 रुपये आए तो वो मैंने तुमको दे दिए, तो 1000 रुपये चुक गए। बात समझ में आ रही है क्या? तो ऐसे इनको क्या करना पड़ रहा था, वीवर्स को अपनी लैंड लीज पे रखनी पड़ रही थी, जो है गिरवी रखनी पड़ रही थी, बेचनी पड़ रही थी। समझ रहे हो? तो ये जो एडवांसेस वाला जो सिस्टम था, ये एक तरीके से फेलियर था वीवर्स के लिए, लेकिन सक्सेस था किसके लिए? अंग्रेज़ों के लिए। समझ में आ रही है बात? सेकेंड पॉइंट, अर्लियर मर्चेंट्स हैड गुड रिलेशनशिप्स विथ वीवर्स। पहले जो व्यापारी थे, जो इंडियंस थे या जो पोर्टुगीज़ थे, उनके वीवर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स थे ऑब्वियसली, क्योंकि तब ऐसा नहीं था कि जो मर्चेंट्स थे वो वीवर्स को कभी ये नहीं कहते थे कि भाई तुम कम में मेरे को बेचो या ऐसा, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। ठीक है, कि जो व्यापारी है वो भी वीवर को बराबर दाम देगा ताकि वीवर का भी घर अच्छे से चल सके। ठीक है, लेकिन अंग्रेज़ के आने के बाद क्या हुआ, ये शोषण वाली सिस्टम बन गया कि जो व्यापारी है, जो अंग्रेज़ है, वो नहीं चाहता कि जो वीवर्स है वो अच्छा कमाए। वो क्या चाहता है, सिर्फ मेरा फ़ायदा हो, मेरा फ़ायदा हो, हम दोनों का फ़ायदा हो, ऐसा नहीं चाहता। समझ गए? तो पहले अच्छे रिलेशनशिप्स हुआ करती थी वीवर्स और व्यापारियों के बीच में। दे हेल्प्ड वीवर्स इन बैड टाइम्स। ठीक है, तो वीवर्स को कभी मुश्किल का समय आता था तो उनकी मदद करते थे व्यापारी, क्योंकि व्यापारियों के पास बहुत पैसा होता है। जैसे कि भाई तुम चलो अभी के लिए 1000 रुपये रख लो, तुम्हारे घर में पैसा नहीं है, 1000 रुपये रख लो मेरी तरफ से, बाद में चुका देना, 1000 ही चुका देना, ऐसे। बट गोमास्तास, दैट मीन्स आउटसाइडर, गोमास्तास जो थे वो कौन थे? वो अंग्रेज थे, आउटसाइडर्स थे। दे डिड नॉट हैव सोशल लिंक विथ विलेज एंड वीवर्स। जो बाहर से आया है उसको कभी भारत से प्रेम रहेगा क्या? जो अंग्रेज़ जो कि ब्रिटेन से आया हुआ है, वो तो भारत को एक ऐसे टुकड़े के रूप में देखेगा, ज़मीन के टुकड़े के रूप में, जहाँ से वो ज़्यादा से ज़्यादा उठा कर लेके जाए। समझ रहे हो? वो कभी उसको अपनी मातृभूमि की तरफ प्रेम नहीं करेगा। ये बात समझ में आ रही है? तो जो गोमास्तास थे वो अंग्रेज़ थे, उनका वो सोशल लिंक नहीं था लोगों के साथ, विलेजर्स के साथ, वीवर्स के साथ। तो क्या करते थे वो? अत्याचार करते थे। दे बिहेव्ड बैडली, पनिश्ड देम, मैंने बताया था तुमको, पीटते थे। फॉर लेट सप्लाई ऑफ लोन्स, अगर वीवर्स जो है वो लोन वापस नहीं करते थे, पैसा नहीं देते थे, तो उनको पनिश करते थे, पीटते थे। जबकि पहले ऐसा नहीं था, पहले आपस में प्रेम भाव, आपस में एक समझदारी वाली बात थी कि तुम्हारा भी फ़ायदा, मेरा भी फ़ायदा, तुम अगर नुकसान में चल रहे हो तो मैं तुम्हारा मदद करूँगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट, वीवर्स कुड नॉट बार्गेन फॉर गुड प्राइस। ठीक है, प्राइस दे गॉट फ्रॉम कंपनी वॉज वेरी वेरी लो। ठीक है, तुमने पहले सोचा होगा, मैंने जब पहले स्टार्टिंग की थी तो तुमने सोचा होगा कि यार ये मत दो भाई तुम कपड़ा, उसको अंग्रेज़ों को मत दो। लेकिन क्योंकि पूरे के पूरे व्यापार का जो सिस्टम है उसके ऊपर अंग्रेज़ों का ही कब्ज़ा हो गया है, और अंग्रेज़ों के अलावा कोई ख़रीदार है भी नहीं, क्योंकि अंग्रेज़ों ने तो बाकी बाहर के कोई भी व्यापारियों की एंट्री पे रोक लगा दी है गोमास्तास को नियुक्त करके। समझ में आ रही है बात? तो बार्गेन नहीं कर सकते थे, जैसे मैंने पहले बताया था ना, इसके पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, उसमें क्या बताया था कि जो वीवर्स थे वो बेस्ट प्राइस जो भी उसको वीवर्स को दे रहा होगा उसको अपना कपड़ा देंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि गोमास्तास जो है वो पनिश करते हैं। ठीक है, यानी एक तरीके से जो है पूरा कब्जा कर लिया है ना, तानाशाही जिसको हिटलरगिरी कहते हैं। ठीक है, और जो अंग्रेज़ होते थे वो बहुत कम प्राइस देते थे। ठीक है, और वो जो वीवर्स थे वो किसी और को अपना कपड़ा बेच नहीं सकते थे। ये बहुत बड़ी समस्या थी। ठीक है, तो मतलब एक कहते हैं कि पूरे जकड़ा गए हैं अंग्रेज़ों के जो सिस्टम है उसके अंदर। समझ गए बात को? तो इस तरीके से अंग्रेज़ों ने टेक ओवर किया हमारे सिस्टम पे।
चौथी बात, लोन्स टाइड देम टू द कंपनी, क्योंकि तुम अंग्रेज हो और मैं वीवर हूँ, तुमने मुझे क्या दिया, लोन दिया है, तो एहसान है ना तुम्हारा मुझ पे अभी कि एडवांस में दिया हुआ है। तो पहले तो खुशी खुशी मैंने एडवांस ले लिया कि हाँ, तो मुझे ऐसे विश्वास में ले लिया तुमने, ठीक है, कि हाँ हाँ अरे वाह ये अंग्रेज़ तो बड़ा अच्छा है, मुझे एडवांस में देता है पैसे। लेकिन फिर मैंने क्या शुरू कर दिया कि मैंने तुमसे ख़रीदा तो सही, यानी सॉरी तुमने मुझसे, तुम अंग्रेज़ हो और मैं वीवर हूँ, तो तुमने मुझसे कपड़ा ख़रीदा लेकिन बहुत ही कम कीमत दी मुझे उसकी, तो मुझे नुकसान हो रहा है, तो मैं लोन नहीं चुका पा रही हूँ। देखो यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें देखो यहाँ से देखो, यूरोपियन कंपनी से देखो, ठीक है। अब देखो यूरोपियन कंपनी, वो जो आदमी बड़ा एटीट्यूड में खड़ा है, ठीक है, इसने क्या किया, एडवांस दिया। वहाँ पे देखो एडवांस जहाँ लिखा है वहाँ देखो, एडवांस दिया किसको, वीवर को, ठीक है। अब ये वीवर जो है, ये देखो यहाँ पे एक गुमाश्ता खड़ा हुआ है ना, तो ये वीवर जो है ये क्या कर रहा है, गुमाश्ता को अपना कपड़ा बना के देता है, और गुमाश्ता देखो कैसे बिहेव करता है, ए टाइम पे माल दे नहीं तो पीटूंगा, ठीक है, इस तरीके का गुमाश्ता का बिहेवियर है। और रिटर्न में गुमाश्ता देखो वेरी लेस मनी, वहाँ लिखा है वेरी लेस मनी, तो बहुत कम पैसा दे रहा है, ठीक है। अब वीवर को देखो थोड़ा सा, वीवर के नीचे देखो क्या लिखा है, अदर मर्चेंट्स को नहीं दे सकता, क्रॉस लगा है ना, मतलब अदर मर्चेंट्स को अपना कपड़ा नहीं दे सकता। और जो वीवर है उसके लेफ्ट में देखो कि इस देखो उसको लोन चुकाना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, है ना, जो अंग्रेज़ ने उसको पैसा दिया था ना एडवांस में, तो उसको चुकाना पड़ेगा। तो वो चुकाने के लिए देखो लेफ़्ट में, वीवर के लेफ़्ट में देखो स्मॉल लैंड, वो बेचनी पड़ेगी उसको चुकाने के लिए लोन, ठीक है। तो ये पूरा तुमको नेटवर्क समझ में आ गया कि जो हमारा पहले नेटवर्क था, है ना, उससे कंपेयर करोगे तो ये नेटवर्क कितना घटिया है। ये पूरी तरीके से वीवर को क्या कर देगा, गरीब बना देगा। समझ में आ रहा है, पूरा शोषण कर रहा है, उसका अत्याचार हो रहा है वीवर के ऊपर। यहाँ पे एडवांस दिया, एडवांस देने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, क्यों, क्योंकि गुमाश्ता ने जो पैसे दिए हैं वो बहुत कम है, और वो दूसरे मर्चेंट्स को बेच नहीं सकता अपना कपड़ा। ओके अब अगर तुमसे कोई पूछेगा कि व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ वीवर्स आफ्टर 1750s, ओके, हाउ द ब्रिटिशर्स सिस्टम एक्सप्लॉइटेड द वीवर्स, ओके, तो तुम आंसर दे सकते हो बहुत अच्छे से। 4 पॉइंट्स में ये आंसर है, ठीक है। और 5वां पॉइंट एक और है, सो मैनी वीवर्स बिगैन टू रिफ्यूज लोन्स और लेफ्ट देयर विलेजेस टू वर्क समवेयर एल्स। अब इनको समझ में आ गया कि भाई वो एडवांस जो दे रहे हैं ना, वो सिर्फ अपने को लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, ठीक है, तो ये एडवांस मत लो, है ना, इससे बेहतर है अपन अपने दूसरे जगह जाओ, गाँव चले जाओ, ठीक है, अपना गाँव छोड़ के कहीं और चले जाओ, ठीक है, ये अत्याचारी लोग हैं, इनसे दूर चले जाओ। तो ये था कि वीवर्स के साथ बहुत बड़ी समस्या क्या आ रही थी, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। द प्रॉब्लम्स डिड नॉट एंड हियर, ये प्रॉब्लम्स यहीं पे एंड नहीं हुई, क्यों, आओ हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अब वन मोर क्वेश्चन इज गोइंग टू बी रेज्ड हियर, और वो क्या है वो हम देखते हैं, ठीक है। इन 1811 एंड 1811-12 पे आ गए हम लोग अभी। पीस गुड्स, अब देखो यहाँ पे एक टर्म आएगा पीस गुड्स, ठीक है, मतलब कि तैयार माल, तैयार कपड़ा। एक होता है कच्चा माल, है ना, रॉ गुड्स, जैसे कि कपड़े के केस में रॉ गुड्स क्या होगा, कॉटन, है ना, या फिर बना हुआ धागा, धागा भी बना हुआ है लेकिन रॉ क्या होगा, कॉटन, ठीक है। तो एक है रॉ, एक है पीस गुड्स। तो 1811 से 12 के बीच में जो पीस गुड्स था, ठीक है, यानी बना बनाया जो कपड़ा था, वॉज 33% ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट्स, बट बाय 1850s इट वॉज मियरली 3%। मतलब जितनी भी चीज़ें भारत दूसरे देशों को भेजता था, चाहे वो मसाले हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे सिल्क का कपड़ा हो, चाहे कुछ भी हो, बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करता था भारत, है ना। तो जितनी भी चीज़ें करता था उसमें से 1/3 यानी 33% क्या होता था, तैयार कपड़ा। यानी ये जैसे मेरा ये कुर्ता है, तो ये बना बनाया कपड़ा है, तो ये मैंने एक्सपोर्ट कर दिया और मुनाफा कमाया। पहले ऐसा होता था, यानी
एक तिहाई 1/3 ऑफ द टोटल गुड्स विच वॉज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज वॉज कपड़ा, बना बनाया कपड़ा, ठीक है। लेकिन 1850s तक आते आते, यानी देखो कितने साल में, लगभग 40 साल के अंदर क्या हो गया, जो पीस गुड्स जो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होते थे वो बहुत कम होके 3% रह गए, मतलब ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं होता था एक्सपोर्ट। क्यों ऐसा हुआ, कहाँ गया? क्या हमारे यहाँ बनाना बंद हो गए थे क्या? कपड़ा बनना बंद हो गया था क्या, या क्या हुआ था? वाई डिड दिस हैपन? तो ये एक तुमको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वाई डिड इंडियाज एक्सपोर्ट्स ऑफ पीस गुड्स मीन्स बना बनाया कपड़ा फेल डाउन टू 3% फ्रॉम 33%, अचानक से कैसे कम हो गया? तो इसके आंसर्स हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हैज स्टार्टेड इन ब्रिटेन, ठीक है, हैड स्टार्टेड। तुमको पता है कि 1700 से 1800 के बीच में इंडस्ट्रीज़ ये जो मशीन्स जो हैं वो नई नई इन्वेंशन होना शुरू हो गई थी, ठीक है। इस वजह से हमने देख चुके हैं हम कि ब्रिटेन में क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होना शुरू हो गई थी। इससे तुम अग्री करते हो? तो इंडस्ट्रीज वर नाउ वरीड about imports from other countries because these imports were in great demand in Europe and had set its place in market. How to remove it? देखो अब इसको समझते हैं क्या बोलना चाह रहा है। ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं, ठीक है। अब क्योंकि इंडस्ट्रीज वहाँ पे हो रही हैं, बन रही हैं खुद की, तो वो कॉटन के कपड़े बनाएंगी। मान लो कॉटन मिल खड़ी हो गई वहाँ पे, है ना, नई टेक्नोलॉजी वाली नई इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो वो कॉटन के कपड़े बनाएंगी। पहले इतनी नहीं बनते थे, पहले इंपोर्ट होते थे दूसरे, यानी भारत से आते थे, मान लो ब्रिटेन में, है ना। अब क्या हो रहा है भैया, अब तो भाई हमारी खुद की इंडस्ट्रीज़ हैं, है ना। तो बाहर भारत से जो कपड़ा आ रहा है वो तो यहाँ पे बहुत डिमांड में है, यहाँ पे लोग बहुत यूज़ करते हैं, है ना। अच्छा खासा मार्केट है भारत के कपड़ों का यहाँ पे ब्रिटेन में। तो हम जब कपड़े बनाएंगे तो हमारा कपड़ा कौन खरीदेगा, है ना। तो हमको, यानी कि ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको अपना कपड़ा बेचने में तो मुश्किल होएगी, कंपटीशन फेस करनी पड़ेगी। किससे? भारत के कपड़े से। तो इसको कैसे बंद करें, इस कंपटीशन को कैसे ख़त्म करें? मैंने तुमको हमेशा बताया है, अंग्रेज़ हमेशा क्या सोचते थे, सामने वाले को ख़त्म करो, सिर्फ अपन ही अपन स्थापित हो जाए हर जगह, समझ रहे हो। तो कैसे ख़त्म करें, ठीक है, इसको कैसे रिमूव करें, भारत के कपड़े यहाँ आने में कैसे रोकें, इतनी बात समझ में आ गई। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सो रिमूव द कॉम्पिटिशन, ठीक है। सो कॉम्पिटिशन फ्रॉम आउटसाइड हैड टू बी रिमूव्ड। तो भारत से अगर कपड़ा आ रहा है तो भारत से कपड़ा आना बंद करना पड़ेगा, तभी ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रीज़ में कपड़ा बन रहा है वो बिकेगा, बराबर है। हाउ टू रिमूव द कॉम्पिटिशन? दे, बहुत ध्यान से सुनना, दे प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू टेक इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ऑन दीज टेक्सटाइल्स सो दैट मैनचेस्टर गुड्स कुड बी सोल्ड विदाउट एनी कॉम्पिटिशन। अब मैनचेस्टर क्या है? मैनचेस्टर एक बहुत बड़ी कंपनी थी उस वक्त, जो क्या बोलते हैं ब्रिटेन में, ठीक है ना। अब तुम ज़रा इनकी चाल को समझना, ठीक है। हाँ, तो मैनचेस्टर जो है वो ब्रिटेन में एक इंडस्ट्री है, कंपनी है, उसको भाई मार्केट अपना बनाना है ब्रिटेन में, लेकिन अभी मार्केट किसका बना हुआ है? भारत के कपड़ों का बना हुआ है। तो उसने क्या बोला, जो ब्रिटेन का जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटेन में भी तो सरकार है ना, ब्रिटेन में तब सरकार थी, ठीक है, उसको बोला कि सुनो एक काम करो, यहाँ पे मैं मैप के ज़रिए तुमको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो ब्रिटेन है ना, अपना जो देश है, इसमें अगर भारत से ब्रिटेन में कपड़ा जो आ रहा है ना, उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दो। अब इम्पोर्ट ड्यूटी क्या है? देखो ये टर्म्स ना तुमको ऐसे टफ़ लगती होंगी, लेकिन कुछ टफ़ नहीं है। यानी ब्रिटेन में अगर कोई भी कपड़ा बेचने के लिए आए तो वो कपड़े पे टैक्स लगा दो। मतलब मान लो ये कपड़ा 100 रुपये में बेच रहा है,
है ना, एक इंडियन मर्चेंट ब्रिटेन में 100 रुपये में कपड़ा बेच रहा है, तो उस पर क्या करो 10% टैक्स लगा दो, तो 100 का 10% कितना होगा 10 रुपये, मतलब कि अब ये कितने में बिकेगा ब्रिटेन में 110 रुपये में बिकेगा। ठीक है, अब मान लो कि ये 30% का टैक्स लगा देते हैं, इम्पोर्ट ड्यूटी। इम्पोर्ट ड्यूटी मतलब क्या भाई, तुम अपने देश का माल मेरे देश में बेच के मुनाफा कमा रहे हो ना, तो मैं कुछ टैक्स नहीं, मैं अपने कुछ पैसा नहीं लूँगा तुमसे क्या अपने देश में बेचने के लिए। तो मान लो 30% लगा दी, तो क्या हो जाएगा 100 रुपये का जो कपड़ा था जो तुम बेचने वाले थे उस पर कितना का हो जाएगा, वो 30 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, मतलब 130 का हो जाएगा। मतलब तुम्हारा कपड़ा क्या हो गया महंगा। जब इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी तो तुम्हारा कपड़ा क्या हो गया महंगा। ठीक है, तो मार्केट में भारत का जो माल है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा महंगा होने लगेगा, जब सरकार जो है ब्रिटेन की वो इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देगी, टैक्स लगा देगी। समझ गए। और जब चीज़ महंगी होती है तो उसकी डिमांड क्या होने लगती है कम होने लगती है ना। अरे यार तुम्हारे सामने मैं एक 12,000 का स्मार्टफ़ोन और वैसा का वैसा 6,000 का स्मार्टफ़ोन दूंगी तो तुम ऑब्वियसली 6,000 का खरीदोगे ना। ठीक है, तो वही हुआ, तुम्हारा जो कपड़ा है वो तो 130 में बिक रहा है। अभी मैनचेस्टर क्या करेगा, मैनचेस्टर तो भैया बड़ी कंपनी है, उसके पास मशीन्स हैं, तो मशीन जो है वो कपड़े बनाएंगी तो जल्दी जल्दी बनेंगे, तो ऑब्वियसली जो कपड़ा होगा वो सस्ता होगा, वो 65 रुपये में बेचेगा। तुम्हारा कपड़ा 130 रुपये का मिल रहा है, तो ऑब्वियसली सेम क्वालिटी है और दोनों की, है ना। तो लोग कौन सा खरीदेंगे, ब्रिटेन का खरीदेंगे, मैनचेस्टर का खरीदेंगे। सही है। तो मैनचेस्टर के गुड्स बिना किसी कंपटीशन के इस्टेब्लिश हो जाएं ब्रिटेन में और बाहर भी। ठीक है, उसके लिए भारत के जो कपड़ा आयात हम करते हैं उसको इम्पोर्ट ड्यूटी लगानी पड़ेगी, महंगा करना पड़ेगा हमारे देश में, ताकि मैनचेस्टर के जो कपड़े हैं वो फेमस हो जाएं। वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, सो मैनचेस्टर वॉज अ कंपनी ऑफ टेक्सटाइल्स इन इंग्लैंड। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। टेक्सटाइल मतलब क्या होता है कपड़े। ठीक है, थर्ड पॉइंट है सेल मैनचेस्टर गुड्स इन इंडिया। ठीक, ब्रिटेन में मैनचेस्टर है कंपनी, ब्रिटेन के लिए तो मैनचेस्टर की कंपनी कपड़े बनाएगी ही, साथ ही साथ कपड़े बनाकर भारत में भी बेचेगी। ठीक है, सो इंडस्ट्रियलिस्ट्स प्रेशराइज्ड द गवर्नमेंट एंड ईस्ट इंडिया कंपनी टू सेल मैनचेस्टर गुड्स इन इंडियन मार्केट। तो ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है उसको मैनचेस्टर की जो कंपनी है उन्होंने क्या प्रेशराइज किया कि आप जो हमारा बनाया हुआ कपड़ा है उसको सस्ते में भारत के मार्केट में भी बेचो। ठीक है, अब मैं तुमको बताऊंगी ये साइकिल कितना घातक होने वाला है देश के लिए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, चीप कॉटन पीस गुड्स इंपोर्ट जो है वो इंक्रीज होने लगा। ठीक है, कहाँ पे इंपोर्ट इंक्रीज होने लगा, भारत में। सिंस द टेक्सटाइल्स प्रोड्यूस्ड इन द मशीन्स वर वेरी चीप, सस्ते होते थे कंपेयर टू दोज प्रोड्यूस्ड बाय वीवर्स, सो वीवर्स कुड नॉट कॉम्पीट विद द मैनचेस्टर गुड्स। क्या समझे इससे, मैंने क्या बोला था, मैनचेस्टर के कपड़े अब भारत में भी आएंगे, सस्ते में आएंगे। मैंने तुमको बताया था, मान लो कि एक वीवर ने, क्योंकि वीवर को बनाने में टाइम भी लगता है, मेहनत भी लगती है ना। एक कपड़ा बनाने में अगर वीवर को जितना टाइम लग रहा है उससे बहुत कम टाइम एक मशीन को बनाने में लगता है, वो ही क्वालिटी का कपड़ा, तो हो सकता है वो 10 गुना कम कीमत का हो। अगर तुमने 100 रुपये का कपड़ा बनाया तो हो सकता है मैनचेस्टर का 10 रुपये का हो, सेम क्वालिटी का। और जब वो मैनचेस्टर के कपड़े यहाँ आएंगे भारत में 10 रुपये में बिकेंगे, 10 रुपये में मैनचेस्टर का कपड़ा मिल रहा है और 100 रुपये में वीवर्स का कपड़ा मिल रहा है, क्वालिटी दोनों की सेम है, लोग कौन सा खरीदेंगे, 10 रुपये वाला खरीदेंगे। समझ रहे हो, तो इसकी डिमांड क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी और ये क्या होता जाएगा नीचे 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 और ख़त्म हो जाएगा, ये रूल करेगा। समझ लो, मैनचेस्टर जो है वो रूल करा है उसने हमारे देश पर बहुत समय तक। देखो आगे की लाइन सुनो, और वीवर को क्या होगा, कितना कितना नुकसान हो रहा है, तुम समझ रहे हो इस बात को। वीवर्स जो है वो पूरे घाटे में चले जाएंगे। ठीक है, आगे की लाइन सुनो, देयर वॉज नो इम्पोर्ट ऑफ कॉटन गुड्स फ्रॉम आउटसाइड
बाय 1800 1800 AD तक भारत में कॉटन गुड्स का कोई इंपोर्ट नहीं था। क्यों होगा भाई? भारत में सबसे अच्छा कॉटन था और सबसे अच्छे वीवर्स थे, वीवर्स वीविंग करते थे, लोग खरीदते थे। क्यों ज़रूरत होगी हमको कॉटन गुड्स इंपोर्ट करने, कपड़ा इंपोर्ट करने की, जब हमारे यहाँ दुनिया का सबसे अच्छा कपड़ा बनता है तो। लेकिन ध्यान से सुनना इसको और इमेजिन करो कितना बड़ा नुकसान हुआ है। इन 1870 50% ऑफ कॉटन गुड्स इन इंडिया वॉज ऑफ मैनचेस्टर। आधे से ज़्यादा, यानी 70 साल में, ठीक है, 70 साल, हमको अभी आज़ाद हुए 70 साल से थोड़े ऊपर हो गए हैं, ठीक है, ऐसे समझो। इतने सालों में आधा जो कॉटन का, जो कपड़े का मार्केट था वो मैनचेस्टर का हो गया। हम आधा कपड़ा जो है वो इंपोर्ट करने लग गए, ब्रिटेन से मंगवाने लग गए। इतनी डिमांड बढ़ गई। तुम समझ रहे हो क्यों? मैंने तुमको इसलिए बताया 100 और 10 कंपेयर करके देखो कितनी डिमांड बढ़ेगी इसकी। बहुत तेज़ी से इसकी डिमांड बढ़ी और मैनचेस्टर ने हमारे क्लॉथ मार्केट पे रूल किया, ठीक है। और वीवर्स की क्या हालत हुई होगी सोच के देख सकते हो तुम, ठीक है। एक्सपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन इंक्रीज हो गया। एक तरफ भारत से जो कपड़ा जाता था वो बंद हो गया, सही है, मैनचेस्टर से कपड़ा आना शुरू हो गया, ठीक है, और वीवर्स का काम खत्म होता गया। और एक चीज़ हुई, क्या हुई कि भारत में जो कॉटन उत्पादन होता था, मैंने बताया था रॉ गुड्स, है ना, कॉटन रॉ गुड्स में आता है। तो वो जो कॉटन का उत्पादन किसान करते थे वो कॉटन सीधा जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने खरीद कर ब्रिटेन एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, ब्रिटेन भेजना शुरू कर दिया। देखो सुनो इसको, ब्रिटेन नाउ नीडेड रॉ कॉटन। क्यों? क्योंकि उनकी मैनचेस्टर तो बड़ी ग्रो कर रही है, तो उनको कॉटन नहीं चाहिए होगी क्या? किसी भी इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल क्या है मैनचेस्टर के लिए सबसे बड़ा, और इतना जल्दी जल्दी उत्पादन कर रहा है और इतना सारा मटेरियल जब भेज रहा है तो उसको कॉटन, बहुत सारा कॉटन चाहिए, ठीक है। वो कहाँ से लेगा? तो भैया है अपना तो इंडिया पे बाप का राज हो रखा है, ये उठाओ उठाओ उठाओ, खा जाओ इंडिया को पूरा का पूरा। समझ गए ना तुम लोग? ब्रिटेन नाउ नीडेड रॉ कॉटन एंड नॉट पीस गुड्स। ब्रिटेन को भारत से अब कपड़ा नहीं चाहिए था, क्योंकि उसको तो अपना मैनचेस्टर को बढ़ाना था ना। क्या चाहिए था उनको भारत से? रॉ कॉटन, बढ़िया सबसे अच्छी क्वालिटी का कॉटन। एंड देन व्हेन सिविल वॉर हैपेंड इन यूएसए में सिविल वॉर हुई थी। इसके बारे में मैं अभी यहाँ नहीं बताऊँगी, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। उसके बारे में मुझे उतनी जानकारी है भी नहीं, तो ठीक है, जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ बताऊँगी। सप्लाई ऑफ रॉ कॉटन फ्रॉम यूएसए डिक्रीज़ हो गया था। यूएसए में सिविल वॉर मतलब घर के ही अंदर जब युद्ध होने लग जाता है, जैसे दंगे हो जाते हैं ना हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम या इस तरीके के, जब दंगे हो जाते हैं इसको सिविल वॉर कहते हैं, जब घर में ही वॉर हो जाती है। हमने श्रीलंका के अंदर देखा था। तो यूएसए में किसी कारण से सिविल वॉर हुई होगी। तो पहले क्या होता था ब्रिटेन में, क्योंकि ब्रिटेन और यूएसए से आस पड़ोस में है, ठीक है, तो यूएसए से कॉटन जो है वो कहाँ जाता था? ब्रिटेन में जाया करता था पहले, ठीक है। तो ब्रिटेन के पास कॉटन कहाँ से आता था? पहले यूएसए से आता था। लेकिन यूएसए में सिविल वॉर के कारण कुछ ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हुई कि वहाँ से फिर कॉटन नहीं आना बंद हो गया था, ठीक है, आना बंद हो गया था। सो ब्रिटेन ने इंडिया, अरे अपना है ना, इंडिया है तो सही, इंडिया के लोगों को अत्याचार करो, उनको चूस लो पूरा का पूरा इकोनॉमिकली, ठीक है तो सही इंडिया सब कुछ करने के लिए अपने पास, है ना। सो एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन फ्रॉम इंडिया इंक्रीज्ड। यहाँ कंफ्यूज मत हो ना, एक्सपोर्ट भारत से जो है निर्यात बाहर, यानी ब्रिटेन को भेजना जो है वो शुरू हो गया कॉटन, रॉ कॉटन। समझ रहे हो इस बात को? जब भारत से कॉटन देखो इस साइकिल को ज़रा ढंग से समझना, ठीक है। अंग्रेज़ों ने रूल करना शुरू कर दिया है, कब्जे में कर लिया है, ठीक है। तो किसान से वो सस्ते में खरीदेंगे कॉटन, ठीक है।
किसान से वो सस्ते में खरीदेंगे, जितना सस्ते में हो सके कॉटन मिल सके लेंगे। किसान का नुकसान हुआ, बराबर प्राइस नहीं मिली किसान को, किसान का नुकसान हुआ। पहली बात, खरीद लिया उनने कॉटन, फिर क्या करेंगे, सस्ते में अपने ब्रिटेन में लेके जाएंगे वो, बराबर है कॉटन। फिर सबसे बढ़िया क्वालिटी के कॉटन से क्या करेंगे, मैनचेस्टर में गुड्स बनाएंगे, बराबर है, ठीक है। तो उसकी वजह, और फिर हमारे मार्केट में बेचेंगे, तो वीवर्स का नुकसान हुआ, हमारे जो इंडियन वीवर्स है। सेकेंड पॉइंट। तीसरा सुनो, तीसरा झटका, क्योंकि रॉ कॉटन बड़े मात्रा में अंग्रेज खरीद के ब्रिटेन भेज रहे हैं, तो जो इंडियन वीवर्स हैं उनके पास कहाँ से आएगा कॉटन? इंडियन वीवर्स के पास आएगा क्या कॉटन? जो आएगा भी, ठीक है, थोड़ा बहुत, उसकी प्राइस क्या होगी, ज़्यादा होगी। समझ रहे हो? क्योंकि अंग्रेज़ों ने तो सस्ते में खरीद लिया आधे से ज़्यादा कॉटन अच्छा वाला। जो थोड़ी बहुत सप्लाई है कॉटन की, वो जो वीवर्स के पास आ रही है वो कैसी होगी, महंगी होगी, ठीक है। सो वीवर्स हैड टू बाय कॉटन एट हाई प्राइजेस, मजबूर हो गए वो महंगा खरीदने के लिए कॉटन, ठीक है। अपनी जीविका उपार्जन करने के लिए, पैसा कमाने के लिए कुछ तो चाहिए। मुझे तो सिर्फ वीविंग आती है, मुझे वीविंग के अलावा कुछ नहीं आता है, ठीक है। बाप दादा के ज़माने से करते आ रहे हैं वीविंग, सो यही एक तरीका है जिससे मैं पैसा कमा सकती हूँ, ठीक है। तो जो हमारा नेटवर्क तोड़ के इस तरीके का पूरा टूटा फूटा नेटवर्क पूरा ख़त्म करके रख दिया, किसान और वीवर्स, दो जो रीढ़ थे इकोनॉमी के, उनको तोड़ डाला। बात समझ में आ गई किस तरीके से इकोनॉमिकली हमें गुलाम बनाया गया। नाउ फैक्ट्रीज इन इंडिया, व्हेन फैक्ट्रीज केम टू इंडिया इट बिकेम फर्दर वर्स कंडीशन। और जब भारत में फैक्ट्रीज आ गई तो भैया ब्रिटेन की तो मैनचेस्टर का कपड़ा यहाँ पे भारत में आधे से ज़्यादा मार्केट को कवर कर चुका है। वीवर्स के लिए वैसे भी जगह नहीं है, उनके पास वैसे भी खाने के लाले पड़ रहे हैं, ऊपर से भारत में फैक्ट्रियाँ आ गई, तो भारत में जो फैक्ट्रियों में कपड़ा बनेगा वो फिर मार्केट में आएगा, तो वीवर्स की जो है कंडीशन एकदम नेग्लिजिबल हो जाने वाली है, ठीक है। So when factories came to India, it became further worse. Market was flooded with machine goods. Flooded मतलब भर गया था मशीन गुड्स से, जैसे आज प्लास्टिक के गुड्स से मार्केट भर गया है, या ये कहें कि फ्रूट्स का जो मार्केट है वो केमिकल डले हुए फ्रूट से भर गया है। तुमको ढूंढना मुश्किल होगा कि कौन सा ऑर्गेनिक अच्छा फ्रूट है, समझ गए? तो ये था। अब प्रॉब्लम्स एट अ ग्लैंस, मैंने एक इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे एक देखो जो है कार्टून के ज़रिए समझाने की कोशिश की है। देखो स्टार्टिंग से देखो, ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़ इन ब्रिटेन, ठीक है। अब ये एक ब्रिटिशर है जो यहाँ पे सर खुजा रहा है। ये क्या बोल रहा है, अगर इंडिया से कपड़े का इंपोर्ट चलता रहा तो बहुत कंपटीशन फेस करनी पड़ेगी। जो ये इंडस्ट्री वाला व्यक्ति है, ठीक है, ये बोल रहा है भाई इंडिया से, मैंने तुमको जैसे बताया कि इंडिया से तो इंपोर्ट होता है ना कपड़ा, और इंडिया का कपड़ा तो बड़ा अच्छा होता है, तो फिर हमें हमारी जो इंडस्ट्री उसका, हमारी कंपनी का कपड़ा कैसे बिकेगा, ठीक है, मैनचेस्टर का माल कैसे बिकेगा ब्रिटेन में, है ना, क्या करूँ? तो फिर उसको एक आइडिया आता है, ठीक है। ये क्या बोलता है, ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, गवर्नमेंट आप इंडिया से आने वाले सामान पर टैक्स लो, ठीक है, मैंने तुमको बताया था। इससे उनका सामान क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा हमारे सामान से, और मार्केट में हमारी ही जगह होगी। तो फिर ये इंडियन गवर्नमेंट देखो साइड में, राइट साइड में खड़ा है, ये बोल रहा है क्या, ठीक है, ओके। अब देखो, अब ये बोल रहा है वाह बढ़िया, ठीक है। और फिर ये इंडस्ट्रियलिस्ट जो ब्रिटिशर है वो क्या बोल रहा है, हे ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, तुम इंडिया में भी मैनचेस्टर का माल बेचो। इनकी सेकंड पॉलिसी, पहली पॉलिसी तो इंडिया के जो भी कपड़ा आ रहा है उस पर टैक्स लगा दो, दूसरी क्या पॉलिसी है कि इंडिया में मैनचेस्टर का माल बेचो, दूसरी पॉलिसी। तो वहाँ के मार्केट में हमारा सस्ता माल ऐसे फैलना चाहिए जैसे लोगों को कुछ और ख़रीदने को रहे ही नहीं, हमारे माल को इतना फेमस कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ देखो, यहाँ पे छोटा सा मैंने डायग्राम बनाया है। ब्रिटेन से सारा माल, मेड इन मैनचेस्टर वाला माल जो है वो भारत आ रहा है, और भारत से रॉ कॉटन, मैंने जो 4th पॉइंट में हमने देखा था,
है ना, सॉरी 5th पॉइंट में देखा था कि रॉ कॉटन सारा भारत से कहाँ जा रहा है, ब्रिटेन जा रहा है, फिर वो मैनचेस्टर में कपड़ा बन रहा है और ये पूरी साइकिल चलती जा रही है, मैनचेस्टर से कपड़ा भारत आ रहा है। ठीक, अब इधर देखो ये हालत जो है ना ये खस्ता हो गई है, किसकी, वीवर है ये जो पसीना छूट रहे हैं ना जिसके। ऑल कॉटन एक्सपोर्ट हो गया, कॉटन सारा जो रॉ मटेरियल था वो एक्सपोर्ट हो गया। ठीक है, मैनचेस्टर जो चीप मैनचेस्टर का गुड्स है वो मार्केट में आ गए हैं। फिर सिविल वॉर के कारण क्या हो रहा है, सिविल वॉर हुआ है जो यूएसए में, उसके कारण जो यूएसए से जो कॉटन आ रहा था वो बंद हो गया है ब्रिटेन में, तो भारत से ज़्यादा कॉटन जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है, भारत से और ज़्यादा कॉटन एक्सपोर्ट हो रहा है। इसकी वजह से भारत में जो भारत के वीवर्स हैं उनके लिए क्या हो गया, कॉटन की प्राइस राइज हो गई, तो इंडस्ट्रीज़ कम टू इंडिया। चौथा क्या चीज़ हो गई, भारत में इंडस्ट्रीज़ आ गई, तो पूरी तरीके से फ्लडेड हो गया भारत का मार्केट विथ इंडस्ट्रियल गुड्स। तो ये था आज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर था और आई होप इट वाज इंटरेस्टिंग। अगली कक्षा में हम देखेंगे कि जब भारत में फैक्ट्रीज आई तब क्या हुआ। जय हिंद, वंदे मातरम।